श्वेता, एक सवाल हमारे मन में आ रहा है क्योंकि अमित शाह की तरफ से कहा गया कि अतिरिक्त सुरक्षा बल जो है वो भेजे जाएंगे यहां पर 10 टुकड़ी कही जा रही भेज जाएगी। आप वहां पर मौजूद हैं, आपको वहां की वाइब से क्या लग रहा है? लोग क्या चर्चा कर रहे हैं? वो अभी मान रहे हैं कि सब कुछ शांति है या सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, या वो जो डर खौफ का आलम है वो महसूस हो रहा है आपको रिपोर्टिंग करते वक्त, लोगों से बातचीत करते वक्त? बहुत ज्यादा डर है, बहुत ज्यादा गुस्सा है सबके मन में। वो डर के मारे आप देखेंगे कि जो घरों की खिड़कियां हैं वो भी नहीं खोल रहे हैं, वो बाहर नहीं आ रहे हैं। आप हालांकि यहाँ पर देखिए, मैं जिस एरिया में हूँ वहां पर गहमा गहमी है, तो इसीलिए आपको बालकनी से झांकते हुए कुछ लोग जरूर दिख जाएंगे, लेकिन जो गांव के भीतर भीतर वाले हिस्से हैं अधिकतर आपको महिलाएं ही दिखेंगी इस समय। पुरुष नहीं है वहां पर, क्योंकि जब पुलिस की दबिश होती है तो उसके बाद एक तरह से समझ लीजिए कि एक बाढ़ सी आती है, इसीलिए आपको पुरुष मेंबर्स नजर नहीं आएंगे, चाहे हिंदू गांव हो चाहे मुसलमान गांव हो। वहां पर आपको ऐसा ही दिख रहा है। जो हिंदू हैं उनका सीधे तौर पर कहना है कि मुस्लिम इलाकों में कार्रवाई नहीं हो रही है, वो सीधा ये कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि हमारे पास कोई आया नहीं है हमें भरोसा दिलाने के लिए भी, हमें भरोसा जगाने के लिए भी। तो देखिए, समूचे जो राज्य है वहां के जो वरिष्ठ से वरिष्ठतम अफसर हैं वो सब यहाँ आ रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि पहले दिन जब हो गया था उसके बाद ही आपने क्यों नहीं यहाँ पर केंद्रीय बलों को आने दिया, क्यों कल वो सारे यहाँ पर डिप्लॉय हुए? जहां पर सबसे ज्यादा गोलियां लगी हैं, जहां सबसे ज्यादा कैजुअल्टी हुई है, चाहे घायल होने के हिसाब से ही, लेकिन वो सारे लोग जो हैं वो हमसे सवाल पूछ रहे थे कि सेंट्रल फोर्सेस कब आएंगे, केंद्रीय बल कब आएंगे, कब फौज। वो फौज के सेंस में पूछते हैं, लेकिन उनका मतलब यही होता है, अर्थ यही होता है। तो वो सब पूछ रहे थे कि फौज यहाँ पर कब आएगी। तो आप असुरक्षा का वो एहसास समझ लीजिए सबके मनों में जो इस समय चल रहा है, क्योंकि एक दिन की ये पत्थरबाजी यहाँ पर पिछले कम से कम 6-7 सालों से जो लोग कह रहे हैं कैमरे पर आकर, वो समझ में आती है। पर इस तरह से इतने दिनों तक चलने वाली चीजें लोग कह रहे हैं कि हमने देखी नहीं थी, ये चीज क्यों हो रही है और क्यों इसे काबू में नहीं किया जा पा रहा है, बावजूद इसके कि इतनी बड़ी संख्या में अब हमें सुरक्षा बल देख रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज जो बढ़ोतरी हुई है, तो आज पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं देखने के लिए मिलेगा। लोग जो उम्मीद कर रहे हैं कि वो सुरक्षित रहें, महफूज रहें, तो कम से कम आज की रात उन पर भारी नहीं पड़ेगी। ठीक है श्वेता, अब आदित्य के पास जाऊं उससे पहले एक छोटा सवाल आपसे और ले लेता हूं मैं, और ये सवाल काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि अमित शाह आज वहां बिहार में थे, सियासत लगातार चल रही है। क्या वोट बैंक पॉलिटिक्स भी एक बड़ी वजह है, ये जो आरोप प्रत्यारोप या डर का माहौल बना हुआ है? क्योंकि अभी आप खुद कह रही थी कि हिंदू वर्ग से कहा गया कि उधर कार्रवाई नहीं हो रही है, यह आरोप अमित शाह भी लगाने की कोशिश कर रहे थे अपने बयानों में। तो क्या वोट बैंक भी एक बड़ी वजह है? और 24 का आधार बिहार में ये हिंसा, ये दंगे, सियासी पार्टियां अप्रत्यक्ष तौर पर ही सही लेकिन उसी के आधार पर अपनी अपनी जमीन तलाश रही हैं। शुभंकर, वो लोगों से जो बातचीत है उसका हिस्सा मैंने भेजा है, कुछ देर बाद शायद संभव है आप चला पाए। उसमें ये लोग साफ बात करें। आप देखिए, नालंदा का जो पूरा क्षेत्र है ये गृह जिला है मुख्यमंत्री का, नीतीश कुमार का, और अगर विकास के हिसाब से हम देखें तो इस क्षेत्र पर उन्होंने खास ध्यान दिया है। लेकिन उसके बावजूद अगर उनके अपने वोटर के मन में उनको लेकर संशय हो रहा है कि हम सुरक्षित नहीं हैं, तो ये उन नेताओं को भी सोचना पड़ेगा। वो सब ये कह रहे हैं कि आप जांच से पहले उसके कंक्लूजन पर पहुंच रहे हैं। जो पक्षपात की बात मैं कह रही हूं, जो किसी के मन में अगर है तो उसे दूर करना प्रशासन की ही जिम्मेदारी हो जाती है। तो ये सारी चीजें मन में है। देखिए, दो राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर उंगलियां तो उठाएंगी, और अमित शाह ने उसका जो विवरण है दिया है, उसका दूसरे पक्ष से जवाब भी आ जाता है सीधे तौर पर। तो वो सारी चीजें तो होंगी, लेकिन लोगों के मन की बात अगर हम आपको बताने की कोशिश करें तो बावजूद इसके कि यहां पर क्या काम हुआ है, वो कहते हैं कि हमारा आज अगर सुरक्षित नहीं है तो हम इसे लेकर क्या करें। अमित शाह का जिक्र बार बार हम कर रहे थे, तो हिंसा के बीच अमित शाह ने अब से थोड़ी देर पहले नवादा में एक जनसभा को संबोधित किया और अमित शाह ने यहां पर बिहार की सरकार पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि बिहार में जंगल राज जो है वो एक बार फिर लौट आया है और ये सत्ता के लालच की वजह से लौट कर आया है। नीतीश कुमार कानून व्यवस्था को संभालने में नाकाम रहे हैं। इतना ही नहीं, अमित शाह ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार के लिए अब बीजेपी ने अपने दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए। सुबह में जो सासाराम जाना था, महान सम्राट अशोक की जन्म जयंती के निमित्त एक बहुत बड़ा सम्मेलन रखा था, मगर दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हुई। सासाराम में लोग मारे जा रहे हैं, गोलियां चल रही है,
टीयर गैस छूट रहे हैं, मैं वहां नहीं जा पाया। मैं सासाराम की जनता का यहीं से क्षमा मांगना चाहता हूं। लालू जी को भी कहने आया हूं, लालू जी, नीतीश बाबू को आप जानते हो, प्रधानमंत्री वो बनने से रहे, वहां जगह खाली नहीं है। देश की जनता ने तय किया है, तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। और अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो नीतीश बाबू कभी आपके बेटे को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। इनके आधे एमपी भाजपा के दरवाजे खटखटा रहे हैं और मैं एक बात स्पष्ट कर देता हूं, किसी के मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। और इसी खबर पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए आदित्य वैभव जो हैं वो मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। आदित्य, आप अमित शाह को सुन रहे थे अभी, सियासी तौर पर उन्होंने बहुत सारी बातें कही, लेकिन सियासत को फिलहाल हम किनारे रखते हैं। सवाल ये है कि कौन इधर उधर कर रहा है, किसकी साजिश की ये फाइल है, और ये जो पूरा डर का, असुरक्षा का माहौल बना हुआ है, अगर एक लाइन में पूछा जाए इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सियासतदान, सियासत, या वो उपद्रवी जिन्होंने इस माहौल को बनाया और पुलिस प्रशासन बिल्कुल खामोश होकर देखती रही? लेकिन अगर वो देखती भी रही तो उसके पीछे भी कोई तो होगा। बिल्कुल शुभंकर, अगर सासाराम की बात की जाए तो यही बात पीड़ित परिवारों ने बताई, जिनके घर जला दिए गए, जिनके साथ मार पिटाई की गई और जिन्हें चोटें आई। बड़ी बात यह है कि जब हम लोगों ने बात करने की कोशिश की थी उन हिंसा प्रभावित इलाकों में जहां लोगों के साथ मारपीट हुई, रोड़ेबाजी हुई और घर तक जला दिए गए, तो उन लोगों ने साफ तौर पर बताया कि सब कुछ शुरू हुआ दोपहर 12 बजे। अगले 2 घंटे तक पुलिस नदारद थी और ये बात सारे पीड़ितों ने करीब करीब कॉमन तरीके से बताई है। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि 2 सवा 2 के बाद जब पुलिस आनी भी शुरू हुई तब भी 5 बजे तक ये तांडव चलता रहा। तो इसमें अगर आप देखें तो पूरे तौर पर न सिर्फ सुरक्षा एजेंसियां या इंटेलिजेंस का फेलियर है, बल्कि ये आप कह सकते हैं कि पुलिस प्रशासन की एक बड़ी नाकामी है, एक बड़ी विफलता है। क्योंकि अगर रामनवमी की बात की जाए तो उस दिन के बारे में पहले से रिटन परमिशन का रिवाज है, उसके अलावा लोकल थाना, जिला प्रशासन सब कोई कोऑर्डिनेट करते हैं, उसके पहले पीस कमिटीज की मीटिंग होती है। तो क्यों इस तरह के गैप्स छोड़े गए जिसकी वजह से उपद्रवियों ने वो कर दिखाया जो उन्हें कभी नहीं करना था, और जिसकी वजह से आज आलम यह है कि स्थिति सासाराम में अभी शांतिपूर्ण तो है, लेकिन आप ये बताइए धारा 144 लगी नहीं लगी यहाँ पर, क्योंकि एक कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। बिल्कुल नहीं, आज के तारीख में सासाराम में 144 नहीं है। हम लोगों ने यहाँ के डीएम धर्मेंद्र कुमार से बात की, जिन्होंने साफ तौर पर इस बात को नकार दिया। उन्होंने ये कहा कि एहतियातन सरकारी स्कूल, कॉलेज, ये कोचिंग इंस्टीट्यूशन, मदरसे, संस्कृत स्कूलों को बंद किया गया है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से कुछ महत्वपूर्ण चीजें बंद कर दी गई, लेकिन आज धारा 144 नहीं है। लेकिन क्या हालात वहां पर शांतिपूर्ण है, ये एक बड़ा सवाल है।